हेलो एवरीवन, म्यूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें म्यूज़िक से रिगार्डिंग टीजीटी और यूजीसी नेट के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, मीड को और किस नाम से जाना जाता है? खटका, घसीट, कृंतन या रेला? मीड को और किस नाम से जाना जाता है? खटका, घसीट, कृंतन या फिर रेला? मीड का दूसरा नाम और क्या है? इसको किस और नाम से जाना जाता है? खटका से जाना जाता है, घसीट से, कीर्तन से या रेला से? रेला तो आपको मोस्टली पता ही है कि रेला हम किसको बोलते हैं ना, कि जब भी हम तबले पे जो बोल होते हैं उसको फास्ट बजाते हैं तो उसको रेला कहते हैं। खटका भी आपको पता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? घसीट, क्योंकि मीड का अर्थ क्या है? घसीट, क्योंकि मीड में हम घसीट तो लगाते हैं, अगर कई बार कर्षण आता है तो वो भी सही है। अलंकार शब्द किस भाषा का है? फारसी का, तेलुगु का, संस्कृत का या मराठी का? अलंकार का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम होता है सजाना, आभूषण। ठीक है, वैसे अगर संगीत में देखें तो आभूषण तो नहीं बोलेंगे, सजाना बोल सकते हैं। तो अलंकार शब्द किस भाषा का है? फारसी का, तेलुगु का, संस्कृत का या फिर मराठी का? क्योंकि हमें पता है अलंकार जो है हिंदी और संस्कृत में यूज़ होता है मोस्टली, तो आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ले सकते हो कि मराठी में तो इतना नहीं हमें सुनने में आता, लेकिन हम संस्कृत और हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं कि अलंकार किसको कहते हैं। तो अलंकार कहीं ना कहीं संस्कृत में है और हिंदी में है, तो इसका सही आंसर अगर हम क्रिएट करें तो संस्कृत आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मीड कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 1 या 2? देखो, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि मीड, कई लोगों को लगता है कि मीड तो भाई नाम ही एक है, तो क्योंकि मीड जो है हम संगीत में जो गाते हैं दैट इज़ द डिफरेंट वे, लेकिन मीड जो है वो कई बार सितार वगैरह में भी ली जाती है, जो हमारे वाद्य होते हैं उसमें ली जाती है मीड। तो कहीं ना कहीं उसको अगर आप रिलेट करते हो तो वो थोड़े से डिफरेंट टाइप से मानी जाती है। तो अगर हम मीड की बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है? तो क्या इसका आंसर आएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। 2 प्रकार की होती है। अगर आपसे नाम बताऊँ तो अनुलोम विलोम बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के कितने प्रकार हैं? 5, 3, 2 या 4? देखो, अगर प्राचीन काल के रिगार्डिंग हम देखें कि संगीत के कितने प्रकार माने जाते हैं, तो प्राचीन काल के अकॉर्डिंग तो हम यही बताते हैं कि भाई 2 होते हैं, देशी और मार्गी। ठीक है, लेकिन आज हम मार्गी संगीत को नहीं इंपॉर्टेंस देते, हम शास्त्रीय संगीत को देते हैं। और जो हमारा देशी संगीत होता है उसको हम एक तरह से फिल्मी संगीत बोलते हैं, चित्रपट संगीत बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम संगीत के प्रकार की बात करते हैं तो 5 तो होने से रहे, 3 भी होने से रहे, 2 भी होने से, 4 भी होने से। हाँ, तो संगीत के अगर हम प्रकार की बात करें तो अगर प्राचीन काल के हिसाब से आपसे पूछा जाए संगीत कितने प्रकार का, तो आप 2 आंसर कर सकते हो, क्योंकि वो क्या क्या होता है? मार्गी संगीत और देशी संगीत। लेकिन अगर आधुनिक काल के हिसाब से भी अगर आपसे पूछता है तो भी इसका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि इस टाइम पे मार्गी संगीत हमारा जो हम कल्पना करते हैं कि मार्गी संगीत वो क्या है, तो दैट इज़ द शास्त्रीय संगीत। और अगर देशी संगीत की अगर हम बात करते हैं तो जो आज हमारे मनोरंजन जो फिल्मी चलता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? लोकगीत से, शास्त्रीय संगीत से, पाश्चात्य संगीत से या फिल्मी संगीत से? चित्रपट संगीत जो होता है और किस नाम से जाना जाता है? चित्रपट आपको पता है ये फिल्मी संगीत से मानेंगे हम, क्योंकि चित्र की वहाँ पे ऐसे डायग्राम, ऐसे मतलब कि फिल्म चल रही होती है, तो दैट इज़ द चित्र। क्योंकि लोकगीत तो है दैट हम उसको गाते हैं, शास्त्रीय संगीत इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। ठीक है, लेकिन फिल्मी संगीत को अगर हम देखें तो चित्रपट संगीत, यानी कि वहाँ पे एक फिल्म सी चल रही है और वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, तो फिल्मी संगीत को कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद्य में तार को जब खींचते हुए, अब जब एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? घसीट, गत, चिकारी या थाट? देखो, चिकारी के तार होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। और थाट में देखो कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको तार खींचना है, तो यहाँ पे जब तार की बात हो रही है तो सबसे पहले आप थाट को तो कट कर ही दीजिए, क्योंकि थाट का तार से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बचे 3, घसीट, गत, चिकारी। तो गत भी इससे रिगार्डिंग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? घसीट। घसीट लगा रहे हैं ना यहाँ पे, हम एक स्वर को खींच रहे हैं उधर दूसरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बोल को जब भिन्न भिन्न प्रकार से उलट पुलट करने किया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? पलटा कहते हैं, कायदा कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं या तिहाई कहते हैं? किसी बोल को भिन्न भिन्न प्रकार से जब हम उलट पुलट करते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पलटा कहते हैं, कायदा कहते हैं, टुकड़ा कहते हैं या फिर तिहाई कहते हैं? देखो, तिहाई क्या होता है? दैट इज़ द 3 जो हम 3 बार गाते हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ तिहाई। कायदा क्या होता है कि जैसे एक सिंपल जो बोल होता है तबले, जैसे सिंपल जो ताल का बोल होता है, जैसे कि आप कहरवा ले लो, धागे नाती नक दीना, ये सिंपल सा बोल है, ये क्या है? दैट इज़ द कायदा। टुकड़ा हम किसको बोलेंगे? अब टुकड़ा और पलटा में अगर आप देखें तो
टुकड़ा तो आप ले लीजिए, भाई टुकड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम उलट पुलट करने की बात कर रहे हैं तो उसका सही आंसर क्या आएगा? ए, पलटा। ये देखो उलट पुलट, पलटे में उलट पुलट, दैट इज़ द पुलट। ठीक है, चलिए। सुगम संगीत जो होता है भाई वो कैसा होता है? भाव प्रधान होता है, लय प्रधान होता है, राग प्रधान होता है या फिर ताल प्रधान होता है? सुगम संगीत जो होता है वो कैसा होता है? भाव प्रधान, लय प्रधान, राग प्रधान या फिर ताल प्रधान? सुगम संगीत को क्या कि अगर हम आप इमेजिनेशन करते हो तो क्या है? सुगम संगीत क्या होता है कि आज हम जो गाते हैं दैट इज़ द सुगम संगीत। ठीक है, और शास्त्रीय संगीत क्या होता है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको, है ना, आपके फीलिंग्स होनी चाहिए, दैट इज़ द नॉट रिलेटेड, वो उससे रिलेट नहीं करता कि उसमें से फीलिंग होनी चाहिए शास्त्रीय संगीत में। लेकिन लय प्रधान की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, लय की जब हम बात करते हैं तो ताल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सुगम संगीत ताल प्रधान तो बिल्कुल नहीं होता कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट करके आपको ताल हर गाने में लेना है, ऐसा नहीं होता। राग प्रधान, राग प्रधान तो हम उसको कहते हैं कि भाई जहाँ पे राग का ही इम्पोर्टेंट रोल हो, और ताल प्रधान अगर हम कहें कि तालों का डिफरेंट डिफरेंट वे हो रहा है, लय भी यानी कि विलंबित यूज़ हो रही है सुगम, तो कहीं ना कहीं हम इसको सही आंसर क्या लेंगे? भाव प्रधान। ठीक है, उसमें फीलिंग्स होती है सुगम संगीत में। ठीक है, चलिए। अब दादरा की लय कौन सी होती है? मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय या फिर सभी? मोस्टली देखो गाने को तो हम विलंबित में भी गा सकते हैं, द्रुत में भी गा सकते हैं, लेकिन दादरा की एक हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है कि भाई उसको उसी लय में हम ज़्यादा अगर प्रेफर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दादरा की लय कौन सी होती है? मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय या सभी? क्या आंसर होगा इसका? दादरा की लय कौन सी होती है? मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय या फिर सभी? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मध्य लय, क्योंकि आज हम कोई गाने गाते हैं तो वो मध्य लय में गाते हैं, फास्ट तो नहीं कि द्रुत लय में शुरू कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोद जो होता है उसको किसके द्वारा बजाया जाता है? कोण के द्वारा, जवा के द्वारा, मिजराब के द्वारा या कोई नहीं? देखो सरोद की अगर हम बात करते हैं तो ये वितत वाद्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, वितत वाद्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि जहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है जैसे कि हमारा जो सारंगी होता है वो भी वितत वाद्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? गज का यूज़ होता है। सारंगी में गज का यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें जब गज का यूज़ करते हैं तो वो एक घसीट लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसको आप प्लेक्ट्रम की हेल्प से बजा रहे हो। तो क्या है कि तत्व वाद्य, वितत वाद्य ये इसलिए होते हैं। तत्व क्या होता है कि जैसे हम कौन वगैरह, गिटार, दैट इज़ अ तत्व। तो सरोद को किस द्वारा बजाया जाता है? जवा के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट है खंजरी किस वर्ग का वाद्य है? तत्व, वितत, घन या फिर अवनद? खंजरी जो है वो किस वर्ग का वाद्य है? तत्व का है, वितत का है, घन है या फिर अवनद है? सबसे पहले तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं तत्व वाद्य के कितने प्रकार है? 2 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वाद्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फिर आपसे ग्रंथों के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं कि संगीत रत्नाकर में कितने मिलते हैं। इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी। तो खंजरी किस वर्ग का वाद्य है? क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा होता था कि तत्व, वितत, घन और सुशिर ऐसे करके लेते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम क्या लेंगे? अवनद वाद्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है झांझ जो है वो किस वर्ग का वाद्य है? घन, अवनद, तत् या सुशिर? झांझ जो है वो किस वर्ग का वाद्य है? घन, अवनद, तत्, सुशिर? अगर आपने झांझ देखा है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं देखा है तो शायद नहीं बता पाओगे कि झांझ जो है वो किस वर्ग का वाद्य होता है? घन का, अवनद, तत् या फिर सुशिर? झांझ किस वर्ग का वाद्य है? घन, अवनद, तत् या सुशिर? सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, झांझ किस वर्ग का वाद्य है? घन वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो उत्तर मध्यकाल का नहीं है। अब देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्यकाल कौन सा है, उत्तर मध्यकाल कौन सा है। ठीक है, तो 1600 तक का याद रखिए। 1600 से जो ऊपर जा रहा है दैट इज़ उत्तर मध्यकाल, और अगर 1200 से लेकर 1600 तक जो आ रहा है दैट इज़ द मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल 1600 के बाद स्टार्ट होगा। तो अब आपको इसमें से ये थोड़ा सा आइडिया लेके ध्यान से बताइए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ उत्तर मध्यकाल का है? काल का नहीं है। संगीत परिजात, गीत गोविंद, रागमाला या राग विबोध? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राग विबोध किसका है ग्रंथ? सोमनाथ का।
रागमाला पुंडरीक विट्ठल का, संगीत परिजात अहोबल जी का, गीत गोविंद जयदेव का। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद जो है वो उत्तर मध्यकाल का नहीं है। देखो यहाँ पे एक सारणी से डिफाइन कर देती हूँ आपको मैं। देखो मध्यकाल के दो भाग माने गए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं इसमें 3 ग्रंथ आते हैं, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद और गीत गोविंद। और अगर हम उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो देखो इसमें कौन से आते हैं? राग तरंगिणी, मान कौतूहल, रागमाला, राग मंजरी, सद्राग चतुरोदय, राग विबोध, संगीत परिजात, हृदय कौतुक, चतुर्दंडी प्रकाशिका, राग तत्व विबोध। ये सारे जो ग्रंथ हैं ये होते हैं उत्तर मध्यकाल के, यानी कि 1600 के बाद लिखे गए हैं, ठीक है। और जो पूर्व मध्यकाल है ये 1600 से पहले लिखे गए हैं, क्योंकि गीत गोविंद का अगर हम टाइम देखते हैं तो 1200 से 1210 माना जाता है इसका। और संगीत मकरंद की बात करते हैं तो इसका कन्फ्यूजन है थोड़ा, 7वीं कोई मानता है कोई 8वीं मानता है। संगीत रत्नाकर की अगर बात करते हैं तो 13वीं शताब्दी का टाइम माना जाता है, तो कहीं ना कहीं 1300 के आसपास का ग्रंथ है, तो ये पूर्व मध्यकाल है। और उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो हृदय नारायण। कई बार आपसे आर्टिस्ट पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिस्ट जो है वो उत्तर मध्यकाल के हैं या फिर आधुनिक काल के अकॉर्डिंग है, तो आपको पर्सन दे देंगे, सोमनाथ दे देंगे, अहुबल दे देंगे, हृदय नारायण देव दे देंगे, चतुर्दंडी प्रकाश वेंकटमुखी जी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना, सबसे पहले ग्रंथ पता होना चाहिए। राग तरंगिणी जो जलोचन द्वारा लिखा गया है तो ये क्या है? उत्तर मध्यकाल का है। मान कौतूहल मानसिंह तोमर के द्वारा लिखा गया है इस ग्रंथ में। और सबसे पहले आपको इस हर ग्रंथ की क्वालिटी याद रख लीजिए कि मान कौतूहल ग्रंथ मानसिंह तोमर द्वारा लिखा गया है, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? ध्रुपद के बारे में। रागमाला, राग मंजरी, सद्राग चतुरोदय ये पुंडरीक विट्ठल जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और राग विबोध जो कि सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में हमें ये ग्रंथ देखने को मिलता है, तो 1600 से ऊपर का टाइम है इसका। संगीत परिजात की बात करते हैं 1650 अहोबल, इसमें वीणा के तार पर जो भी बताया था वो चीज़ थी, ठीक है। हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश और ये हृदय नारायण देव द्वारा लिखा है। इसके अंदर आपको उत्तम, मध्यम, अध्यम प्रकार के रागों की जानकारी मिलेगी। हृदय नारायण जो हृदय कौतुक द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका तो पता ही है आपको, दक्षिणी संगीत का ग्रंथ है। राग विबोध जो है सोमनाथ द्वारा, श्रीनिवास द्वारा माना जाता है। अब श्रीनिवास जी जो थे इन्होंने भी क्या है? अहोबल जी को फॉलो किया था। इन्होंने भी सेम चीज़ें जैसे अहोबल जी ने किया है वैसी सेम चीज़ें श्रीनिवास जी ने भी की है, कि इन्होंने भी 36 इंच लंबे तार पर स्वरों की स्थापना की है। और चतुर्दंडी प्रकाश का ये वेंकटमुखी के द्वारा है, कि वेंकटमुखी से कौन इंस्पायर? ये जो हमारे शारंग देव जी से थे जो ये वेंकटमुखी के द्वारा इंस्पायर हुए थे। और जो हमारे विष्णु नारायण भातखंडे ये भी चतुर्दंडी का यानी वेंकटमुखी से के द्वारा सेटिस्फाइड हुए थे, तभी तो इन्होंने थाट पद्धति को आगे बढ़ाया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दक्षिणी संगीत का जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने वेंकटमुखी के बारे में सुना था, और फिर इन्होंने अपने हिंदुस्तानी उत्तरी संगीत में थाट राग पद्धति का अनुसरण किया। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि गीत गोविंद जो है ग्रंथ ये जयदेव के द्वारा लिखा गया। सबसे बड़ी बात, कौन से काल का है? पूर्व मध्य काल का है। कब? टाइम क्या है इसका? 1210 ईस्वी है। और इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? ध्रुपद की मिलती है, प्रबंध की मिलती है, राग की मिलती है, या फिर ख्याल की मिलती है? गीत गोविंद ग्रंथ जो है इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? ध्रुपद की, प्रबंध की, राग की, या फिर ख्याल की? सिंपल सा क्वेश्चन है हमें, क्योंकि आलिंग प्रबंध, विकीर्ण पद, सूड प्रबंध, तो कहीं ना कहीं गीत गोविंद में हमें प्रबंध की जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोदय संगीत के लेखक कौन है? श्रीनिवास, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, या फिर अलाउद्दीन? कई बार देखो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, द्वि विष्णु के नाम से कौन जाने जाते हैं? विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे वो दक्षिणी संगीत का अध्ययन कर रहे थे, विष्णु नारायण भातखंडे जो थे वो उत्तरी संगीत का करते थे। श्रीनिवास जी जो है इन्होंने अहोबल जी का अनुसरण किया था। श्रीनिवास जी ने अहोबल का अनुसरण किया था। इनका जो ग्रंथ आता है राग तत्व विबोध। देखो राग तत्व विबोध और राग विबोध में कन्फ्यूजन मत होना। राग विबोध जो है वो सोमनाथ के द्वारा लिखा गया, जो 1610 ईस्वी में आया था। और राग तत्व विबोध है ये श्रीनिवास द्वारा लिखा गया, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखो। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो थे वो दक्षिणी संगीत का अध्ययन करते। इनका जो विषय था वो सिर्फ शास्त्रात्मक था, जबकि विष्णु नारायण भातखंडे जो थे उनका क्रियात्मक और शास्त्रात्मक दोनों था। यानी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे जो वो ज़्यादातर चीज़ें ना लिखने में विश्वास करते थे,
लिखने में विश्वास करते थे, लेकिन क्रिएटिविटी में कम था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधर्व जो महाविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? पूना में, मुंबई में, मद्रास में या फिर अहमदाबाद में? गांधर्व महाविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? पूना, मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद। गांधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? गांधर्व महाविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? पूना में, मुंबई में, मद्रास में या फिर अहमदाबाद में? क्या आंसर सही होगा इसका? गांधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूना, मुंबई, मद्रास या फिर अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूना में स्थित है। ठीक है, गांधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूना में। चलिए देख लीजिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस और है स्कूल। देखो म्यूज़िक कॉलेज की बात करते हैं तो कलकत्ता में है। स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक ये मुंबई में है। गांधर्व महाविद्यालय पूना में है। गांधर्व महाविद्यालय मंडल, ठीक है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मैरिज कॉलेज में, लखनऊ है ये कि। प्रयाग संगीत समिति कहाँ है? इलाहाबाद में। प्रयाग संगीत समिति कहाँ पे है? इलाहाबाद में। भातखंडे जी का आपको ऐसे याद रखना है कि भातखंडे मैरिज, ये नहीं कि भा और मैं दोनों मिलते जुलते से हैं। भातखंडे मैरिज कॉलेज ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। गांधर्व महाविद्यालय, गांधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूना में। स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक कहाँ स्थित है? मुंबई में। और म्यूज़िक कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? कलकत्ता में। तो ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं आप बोल सकते हो कि जो कि हमारे जो भातखंडे वगैरह थे जब वो इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको एक सब्जेक्ट बनाने की जब सोची थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ पे इन्वेंशंस भी किए थे कि उन्होंने अलग अलग जगह पे संगीत को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे